हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, लेकिन उसके पहले आज सुबह से ही ई एजेंडा कॉन्क्लेव लगातार जारी है आज तक पर। ई एजेंडा आत्मनिर्भर भारत के इस मंच पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और बिना देर के राहुल गांधी की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं उसी पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि सरकार साहूकार की तरह काम कर रही है, विदेशों की नकल कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कर्ज नहीं बल्कि कैश डालना चाहिए मजदूरों को। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, इसमें टिप्पणी तो मैं दो शब्दों में ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो सियासी कंटक है वो राहुल गांधी जी की सोच का संकट है। जो कांग्रेस पार्टी का सियासी कंटक है उसकी वजह से राहुल गांधी जी की सोच में तरह तरह के संकट आते हैं। आज जब वो बात कर रहे हैं, इस संकट के समय में बात कर रहे हैं और ये आपदा से के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय भी उनको कैश ही नजर आ रहा है। अरे भैया, 41 करोड़ 41 करोड़ 41 करोड़ से ज्यादा किसानों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को इसी दौरान केंद्र सरकार ने डीबीटी के तहत, हाँ ये बात सही है कि उनके समय में कैशबाजी बहुत होती थी, लेकिन आज जो है वो जनधन खाते भी है देश भर में, देश के लोगों को ये डिजिटल सुविधाएं भी हैं, उन तक जो है वो लगभग 52,606 करोड़ पहुंचाया गया है इसी दौरान। उसके अलावा और भी तमाम जो सुविधाएं हैं और भी तमाम जो जरूरतें हैं लोगों की जरूरतों के हिसाब से दिया गया है। दूसरी चीज ये कि उधार उधार उधार, ये उधार नहीं है, ये गरीबों, किसानों, मजदूरों का उद्धार है और उद्धार के लिए ये किए जा रहे हैं। ये जो सारे की सारी गतिविधियां हैं, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि इनको जो है वो सरकार के या समाज के या देश के भलाई के काम कभी भी हजम नहीं होते। कभी भी उनको ये बात महसूस नहीं होती कि इस संकट के समय में जो भी सरकार कर रही है आज मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए जो जरूरत, जिनको इस वक्त जरूरत है, वो समावेशी सोच के साथ कर रही है, संवेदनशील सोच के साथ कर रही है, ईमानदारी से कर रही है। और वो वक्त जिस वक्त की दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलालों की बोलबाला हुआ करता था और लूट लाबी का चौतरफा जो है वो हंगामा होता था, उस दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई है। इसलिए उन्हें कैश 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 समझ में आ रहा है और कैश पे जो ऐश करते थे उनको लगता है कि सिर्फ कैश पे ऐश होता है। नहीं, आज जो लोगों तक पहुंचा है ईमानदारी के साथ, बिना किसी बिचौलिए के मदद से, वो लोगों की राहत है, वो लोगों की जो है वो मदद की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो आज पैकेजेस की बात वित्त मंत्री जी कर रही हैं, वो जो है वो अगर ईज ऑफ लाइफ के से संबंधित है, ईज ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित है, ईज ऑफ लॉस को जो है वो तमाम ऐसे दकियानूसी ला है। उन तमाम दकियानूसी कानूनों को जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार ने उन तमाम दकियानूसी कानूनों को जरूरत के हिसाब से खत्म किया है। लूट लॉबी में तालाबंदी और इस तुकबंदी के जरिए आप राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं, आप उनकी मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए वो ये भी कहते हैं कि दरअसल राजकोषीय घाटे के कारण विदेशों में हमारी रेटिंग कम हो जाएगी, इस वजह से सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। हमें विदेशों की नहीं बल्कि देश के लोगों की, आम हिंदुस्तानियों की चिंता करनी चाहिए। और मैं राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होने के नाते सरकार से ये बातें कहना चाहता हूं। अरे भैया, अभी भी आपको जो है वो स्वदेशी पच नहीं रहा है, आपको स्वदेशी से परेशानी है, आपको जो है वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत से जो है पीड़ा है। उसके बाद आप हिंदुस्तानी है तो बहुत अच्छी बात है कि जिसको स्वदेशी से जो है वो परेशानी हो, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत से पीड़ा हो, उसके बाद भी वो अपने आप को भारत की कहता है, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप राजकोषीय घाटा, आप जो है वो जीडीपी, आप उसके बाद जो है वो पूरे की पूरी तरह से लेखा जोखा हिसाब किताब कर लीजिएगा। अभी पार्लियामेंट आएगी, सब आपको हिसाब किताब और लेखा जोखा मिलेगा। अभी मोदी जी की प्राथमिकता है गांव, गरीब, किसान, मजदूर
और वो नौजवान जिसको कि विश्वास की जरूरत है, जिसको कि विकास की जरूरत है, जिसे कि आत्मनिर्भरता के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनौती और इस संकट के समय में राहत दी गई है और राहत के साथ वो चल रहा है। अब आज जो है वो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस दूरदर्शी सोच ने, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योद्धा की तरह इस देश के 130-35 करोड़ लोगों का नेतृत्व किया है इस संकट के समय में, अग्रणी भूमिका निभाई है सेनापति की तरह, उस तरह से आज ये देश आत्मविश्वास से लबरेज है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब देश में आत्मविश्वास है, लेकिन इनकी जो समस्या है, जैसे हमने कहा ना कि इनका जो सियासी कंटक है वो राहुल गांधी जी की सोच का संकट है। तो इस संकट का ना समाधान हम कर सकते हैं, ना इनकी सियासी कंटक का हम समाधान कर सकते हैं। इसका समाधान इनको करना होगा। इनमें आत्मविश्वास पैदा करने का काम हम नहीं कर सकते। इस देश के 30-35 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये तो विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे थे उस पर मैंने आपका जवाब ले लिया है, लेकिन अब मैं आ जाती हूं अल्पसंख्यक मामलों के आप मंत्री हैं, तो आपके मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण सवालों की ओर। देखिए, संकट से संकल्प और संकल्प से समृद्धि की बात आपकी सरकार की ओर से बार बार कही जा रही है, इसीलिए 20 लाख करोड़ का इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज हिंदुस्तान को मिला है। लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के तौर पर आप क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे, इसके मायने देश के लिए क्या है, और आप अल्पसंख्यक जो समुदाय है उससे जुड़े हुए लोगों को इसमें कैसे शामिल होते हुए देख रहे हैं, वो कैसे हिंदुस्तान के विकास की इस रफ्तार को और आगे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, आप ये बताइए चित्रा जी, क्या मोदी जी ने कभी कहा कि हम जो है वो 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं? उन्होंने हमेशा कहा 130-35 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उसमें जो है वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई में है। ये बात सही है कि हमें विरासत में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसको भी हमने बखूबी निभाया है, उसको भी हमने बखूबी उसमें भी काम किया है। उसमें भी हमने जो है वो जो चाहे शैक्षणिक सशक्तिकरण हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे रोजगार पूरक कार्यक्रम हो, उसको भी हमने मजबूती के साथ उनके समय से बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा उनके समय से बहुत ज्यादा जो है वो अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं। उसकी एक लंबी लिस्ट है, अगर आप चाहेंगी तो मैं वो भी बता सकता हूं। इसलिए हमारा एक चीज, दूसरी चीज, जितनी भी योजनाएं हैं, अगर मकान बन रहे हैं गरीबों के, अगर जो है लोग गांव में बिजलियां जा रही हैं, अगर जो है वो मुद्रा योजना के तहत लोगों को रियायती जो है वो पैसे दिए गए, अगर उसके साथ ही साथ सड़कें बन रही हैं और भी तमाम रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उनका सबका लाभ उन गरीबों और कमजोर तबकों को हो रहा है। और उन गरीबों और कमजोर तबकों में अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी तादाद में है। किसी से ये, अगर हमने जब 41 करोड़ लोगों की बात करी आपको अभी इस दौरान, जो कोरोना के कहर के दौरान जो मदद हुई है, उसमें किसी से नाम नहीं पूछा गया कि तुम्हारा नाम जो है वो क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा जो है वो धर्म क्या है, तुम गरीब हो, तुम कमजोर तबकों से हो, तुम्हें किसान हो, तुम मजदूर हो, तुम्हें आवश्यकता है इस वक्त मदद की, इसलिए तुम्हारे पास पहुंच रहा है। और अगर अभी जैसे कि वन नेशन वन कार्ड की बात हुई है, एक देश एक कार्ड, राशन कार्ड की बात, तो उसमें जो है वो किसी को जो है ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि भैया आप जो है वो जो उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, या बिहार में रह रहे हो, झारखंड में रह रहे हो, पश्चिम बंगाल में रह रहे हो, तो किस धर्म, किस जाति, किस क्षेत्र के हो, और तुम्हें जो है वो कार्ड जो जाएगा तुम्हारा वहां नहीं चलेगा, यहां चलेगा। ये जो सारे के सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, या किसानों को जब कहा गया कि आप अपनी फसल का बिना कोटा, परमिट, लाइसेंस, बंदिश के आप अपनी फसल का उचित दाम जहां मिले आप बेच सकते हैं, उसमें किसान बहुत बड़ी तादाद में हर समाज के हैं, उसमें अल्पसंख्यक समाज के भी हैं। अगर जो है वो ये कहा गया कि जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है उससे जो है वो छोटे व्यापारी, किसान, कमजोर तबके बहुत ज्यादा प्रभावित होते, तो रोज शिकायतें आती थी। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर का काम देखता था, तो तमाम जो क्वेश्चंस आते थे उसमें बहुत बड़ी तादाद में आते थे। तो उसमें ये तमाम छोटे व्यापारी अगर देखेंगे तो ये जो रिफॉर्म है ये डेयरी से लेकर के और फेरी वालों तक का रिफॉर्म है। ये जो सुधार है ये डेयरी से लेकर के फेरी वालों तक को जो है वो उनकी मदद करेगा। ठीक है। इसलिए हर समाज के हर तबके को के सशक्तिकरण, उसके अंदर विश्वास और उस विश्वास के पुख्ता एहसास
और पुख्ता संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी काम करने वाले व्यक्ति हैं। नकीब साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी देश के सामने आपने रखा, कहा कि 41 करोड़ लोगों को सीधी मदद मोदी सरकार की ओर से पहुंचाई गई है। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आज की तारीख कम से कम बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। 2014 में 30 सालों के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 30 सालों के बाद अपनी सरकार बनाती है और तब से लेकर अब तक आप लोगों का राज कायम है हिंदुस्तान में। लेकिन सवाल यह है कि इसी के साथ आज की तारीख में कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं और आप तो भावनात्मक तौर से मैंने देखा भी है कि बहुत दुखी भी होते हैं इस तरह की तस्वीरें देखकर और कदम आगे बढ़ाने के बाद कहते हैं मजदूरों का सड़कों पर चलना ये अपने आप में इंडिया और हिंदुस्तान के बीच बंटवारे की गवाही दे रहा है। इसको कम करने के लिए, इन तक मदद पहुंचाने के लिए आपकी सरकार की ओर से तुरंत कड़े और बड़े फैसले क्या लिए जा रहे हैं ताकि कम से कम अभी जो विचलित कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं उसको कम किया जा सके, खत्म किया जा सके? देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही दुखद भी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये जो हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, ये हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और इनकी ताकत, इनके कंधों पर ही हम हिंदुस्तान को, जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, तो निश्चित तौर से यही मजदूर हैं, यही आम लोग हैं, यही किसान हैं जिनके कंधों, मजबूत कंधों पर हम इस आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है उसको हमने रखा है। हमारे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया के एक स्वाभाविक नेचर होता है कि ऐसे संकट के समय में लोग घरों पर जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि संकट के समय में भाई हम अपने परिवार के साथ रहें, हम अपने घरों में जा सकें और उसके लिए जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार ने और कुछ राज्य सरकारों ने भी बहुत ईमानदारी से पहल भी की। केंद्र सरकार ने ट्रेनें चलाई, लगभग 1000 के इर्द गिर्द ट्रेनें अब तक चल चुकी हैं और भी ज्यादा हो जाएंगी, जिससे कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। और उसके लिए जो है वो तमाम तरह के इंतजाम, तमाम तरह के, उस पर भी कांग्रेस पार्टी और कुछ पार्टियों के लोगों ने तमाम तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग पहुंचना शुरू हुए। उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें संवेदनशील जो व्यवहार इसमें अपनाना चाहिए था उसको नहीं अपनाया। उन्होंने कहा जी हमारे राज्य में जो है वो अभी लाने की जरूरत नहीं है, हम अलाउ नहीं करेंगे, हम उनको जो है वो स्वागत नहीं, क्योंकि स्वागत का विषय नहीं है इसमें। आप जब मजदूर जाता है, मजदूर जाएगा तो आपको जो है वो उसमें केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय ने सारी जो है वो व्यवस्था की हुई है, राज्य सरकारों को दिया हुआ है कि अगर आपको जो है वो शेल्टर बनाना है आइसोलेशन का या क्वारंटाइन का, उसके लिए भी व्यवस्था है। उनके 3 वक्त के भोजन की व्यवस्था के लिए भी फंडिंग दी गई है, उसमें राज्य सरकारें भी मदद कर रही हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम आने नहीं देंगे। जहां उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बड़ी तादाद में जो है वो ट्रेनों को आने दे रही है, बिहार ने भी अच्छा उसमें कदम उठाया है, वही कुछ राज्य सरकारें कहती नहीं। उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ और कंफ्यूजन पैदा हुआ उसमें जो उत्तर प्रदेश के लोग भी थे वो भी सोचे कि साहब अब तो ये ट्रेन वहां जा ही नहीं रही है। और उसमें फिर वीडियो चला, उसमें जो है वो कुछ साइबर ठगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। उन साइबर ठगों ने जो है वो फेक, फैब्रिकेटेड एंड फर्जी वीडियो के जरिए जो है वो मजदूरों को गुमराह किया। अब आपको मालूम है कि हर आदमी के पास जो है मोबाइल भी है, उसके पास स्मार्टफोन भी है, 1 मिनट में उसको सारी चीजें, आपका टेलीविजन चैनल वो देखे ना देखे, वो मोबाइल पे जो है वो न्यूज भी देख लेता है। और जो वायरल इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड कहानियां किस्से होते हैं उससे भी गुमराही पैदा हुई और एक भगदड़ सी कुछ हिस्से में मची। लेकिन मेरा अभी भी उनसे भी आपके माध्यम से अपील है कि आप सुरक्षित हैं, आपके रोजगार, आपकी जो है वो जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी सलामती देश की जिम्मेदारी है, मोदी जी की नहीं, देश की जिम्मेदारी है। और आपकी सेहत, आपकी सलामती, आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। सर, किसी भी तरह से आपको घबराने की, किसी भी तरह से। उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिस इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ, वहीं पर कुछ ही दूरी पर औरैया है। औरैया जनपद में आज आपको पता होगा 24 मजदूरों की जान चली जाती है। वो तस्वीरें अपने आप में बेहद दुखद और ये चिंता पैदा करती हैं कि आखिर हमारे मजदूर के लिए समाज में, इस देश में जगह कहां पर है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें हम कोई किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन दे तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। ये विचलित भी करने वाली है, हृदय विदारक भी है।
और जो मैंने उससे पहले आपको जो चीजें बताई उसका कारण एक ये भी है कि जिस तरह से उनको जो है वो घर जाने की सबको जल्दी होती है, हम होंगे, आप होंगे, कोई होगा कि भाई इस संकट के समय में हम अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर पर जाकर के बैठें। लेकिन जो है वो उसके साधन हैं, उनके साधन कुछ राज्यों ने मुहैया कराए हैं, कुछ ने नहीं कराए, उनको भी कराना चाहिए और मुझे लगता है कि वो इस बात को समझते हुए कराएंगे भी। तो इस तरह की घटना ये हुई, कई और हुई, ऐसा नहीं है कि यही अकेली हुई, कई और हुई। और किसी भी इंसानियत को, किसी भी मानवीय मूल्यों को विश्वास करने वाले को झकझोरने। बिल्कुल सर। अब मैं आ जाती हूं, चूंकि सीधे सीधे मोदी सरकार को लेकर, आपकी बीजेपी की सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। वो अभी टीवी कैमरे पर तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वीडियो ब्लॉग बनाकर लगातार निशाना साधना उनका जारी है, खासतौर से यूपी की सरकार को लेकर और गुजरात सरकार को लेकर उनका ताजा ब्लॉग है। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल जो मुसलमान हैं उनके साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, महिलाओं को जानबूझकर क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है घर पर। तो उनका जवाब आप कैसे देंगे? क्या वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि उनकी बातों में इस संकट में समाज का सभी हिस्सा एकजुट होकर के मजबूती के साथ इस संकट के समाधान में और इस संकट की चुनौतियों से लड़ने में आगे बढ़कर के सबने काम किया। उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, सभी, कोई भी समाज का हिस्सा अलग नहीं रहा। लेकिन एक गुमराही गैंग अलग था। ये गुमराही गैंग या जो एक बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, ये बोगस बैशिंग ब्रिगेड देश से लेकर के विदेशों तक, इसी दौरान, इससे पहले तो वो सब ट्रेडिशनल प्रोफेशनल इस काम को करने में माहिर हैं ये लोग, लेकिन इस दौरान भी वो बाज नहीं आए। कैसे इसको भी जो है वो सांप्रदायिक रूप दे दो, कैसे इस समावेशी जो सशक्तिकरण और समावेशी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करो, उसको कम्युनलिज्म का तड़का लगा करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो और दुनिया को यह बताने की कोशिश करो कि बहुत भेदभाव हो रहा है। एक साहब ने तो चिट्ठी लिख दी बड़ी सी, बिल्कुल, अरे भैया इस देश में रह रहे हो, इस देश में खा पी रहे हो, इस देश में फल फूल रहे हो और चिट्ठियां लिख रहे हो पता नहीं कहां कहां। मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो सोच के लोग हैं, सीमित लोग हैं, चुटकी भर लोग हैं और इस तरह की सोच को इस देश की सोच के रूप में न कभी देखा गया है न कभी देखा जाएगा। ये देश जो है वो चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे और समाज के लोग हों, अगर इस देश ने एक बहुत छोटा सा जवाब रास्ता चुना है समावेशी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, ईद आने वाली है और लॉकडाउन चल भी रहा है, आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। उसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह से समझाने का आप लोग काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और त्योहार भी मना पाए वो पूरी सुरक्षा के साथ अपने परिवार के साथ? देखिए मैं तो इसमें यही सभी से कहूंगा, इसमें देखिए क्या है, सारे मंदिर हों, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मस्जिदें हैं, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का, सभी ने लॉकडाउन और कर्फ्यू कहीं पर हैं तो उसका भी दिशा निर्देशों का पालन किया। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, न हम सफर न किसी हम नवा से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी संकट के समुद्र से नूर निकलेगा। तो ये जो संकट का समुद्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम जो है वो इस संकट को एक अवसर के रूप में नए संकल्प के साथ, नए प्रण के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ईद आएगी, होली आएगी, दीपावली आएगी, इस दौरान भी शब रात आई, सबने बहुत संयम के साथ, अनुशासन के साथ उसका पालन किया और जो भी दिशा निर्देश ईद के वक्त होंगे उसका भी मुझे पूरा यकीन है कि सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ पालन करेंगे और इस कोरोना के कहर को हम परास्त करेंगे। बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज तक के इसी एजेंडा कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई। जो शायरी आपने सुनाई है उन चंद लाइनों के जरिए ही एक बहुत बड़ा मैसेज इस देश के लोगों को गया होगा। उम्मीद है कि ईद भी हमारी अच्छे से गुजरे और बाकी त्योहार भी जिस तरह से गुजरते हुए चले आए हैं, क्योंकि अभी संकल्प एक ही बात का जिसके जरिए समृद्धि की राह पर आगे बढ़ना है और वो संकल्प है कोरोना को हराने का, देश को आगे ले जाने का।